अम्मी चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तुम 5 मिनट अम्मी के पास ही बैठो। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल अम्मी अचानक से बेहोश हो गई हैं, प्लीज चलकर हमारी मदद कर दीजिए। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की अम्मी अभी भी बेहोश पड़ी थी और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की अम्मी दाखिल हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आके बैठता है। सरिता खैरियत से तो हो ना? अंकल अम्मी को ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक दाखिल करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की अम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की अम्मी घर पे आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी आ जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। वक्त कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। अब्बू रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ लजीज खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाया करते थे। मेरे अब्बू की मैं लाडली थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो अब सिर्फ हमारे अम्मी अब्बू का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि दीपू अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरा ख्याल रख रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेके आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, अब ये घर मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो विक्रम अंकल पर भरोसा करती थी, पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने कब्जे में कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास अब कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, अम्मी अब्बू कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख भी रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बहुत ही मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए, प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फोकट खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर इनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत ही दया आती है। वो कहता है, बताओ
मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत स्वादिष्ट छोले और कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ रकम लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकती। अपने अब्बू अम्मी को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपनी रोजगार शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने जीवन को खत्म कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी। क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे दुरुस्त करवाकर कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत ही लजीज होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत ही नाज होता है। सरिता रामधारी का अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसकी सारी रकम चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उससे वो दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 सालों तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और इसका भाई दीपू पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपने अम्मी की तरह ही मानता है और वो अपनी तरक्की की वजह सरिता को ही मानता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने वाली के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के हाथ के छोले कुलचे खाने के लिए आते ही रहते हैं। मोहन के पापा माखन एक बढ़ई है जो कि लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचते हैं, पर जब से बाजार में प्लास्टिक की चीजें आने लगी हैं, तब से लोगों ने मोहन के पापा से चीजें खरीदना कम कर दिया है, जिससे उनको पैसों की बहुत कमी होने लगती है। पापा, आप मेरे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते, जबकि मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, तुम्हारे पास भी खिलौनों की कमी थोड़ी ना है, तुम भी अपने खिलौनों से खेला करो। पर पापा, मेरे सारे खिलौने लकड़ी के हैं और पुराने भी हो चुके हैं और मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए खिलौने हैं। बेटा, तुम तो घर की हालतों को जानते हो। तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, उनसे ही खेल लो। ठीक है पापा, पर मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है। आप मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं खरीद कर लाते? मुझे अब साइकिल चाहिए। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और फिर मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ पैसे जुटाकर तुम्हारे लिए साइकिल खरीद सकूँ। आजकल मेरी हालत बहुत ख़राब है ना, तो कोई भी मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ें नहीं ले रहा है। अब ज़माना बदल गया है पापा, आपको भी लकड़ी का काम छोड़कर कोई नौकरी की तलाश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी इस धंधे में अब कुछ रहा नहीं, मैं कोई नई काम की तलाश करूँगा ताकि कम से कम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। अब माखन अपना लकड़ी का काम करना छोड़कर किसी नए काम की तलाश में निकल जाता है। उसको इस काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है, इसलिए कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। क्या तुम मेरी दुकान पर आने वाले सामान का हिसाब किताब करके मुझे बता सकते हो? नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये सब कर सकूँ। कोई दूसरा काम है तो बताइए। तो क्या तुम पूरे दिन गोदाम से सामान की बोरियां पीठ पर लाद कर मेरी दुकान पर ला सकते हो? दिन में कम से कम तुम्हें 100 बोरियां लानी होंगी। अपने बेटे मोहन के लिए माखन ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो सेहत से इतना हट्टा खट्टा नहीं है कि हर दिन इस तरह से मजदूरों की तरह काम कर सके। वो दिन की तेज धूप में सामान की बोरी पीठ पर उठाता है
और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे तुम में तो जरा सी भी जान नहीं है। तुम क्या काम करोगे मेरी दुकान पर? जाओ घर चले जाओ और कल से मत आना। अब माखन को महाजन ने भी काम से निकाल दिया था। वो और भी कई जगह जाकर काम ढूंढता है, पर उसे काम नहीं मिलता और वो अपना मायूस चेहरा लेकर घर वापस आ जाता है। पर वो देखता है कि मोहन उसके पहले ही घर आ चुका है और उसका भी चेहरा लटका हुआ है। क्या हुआ बेटा? काम मुझे नहीं मिला और चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है। पापा, आज प्रिंसिपल ने मुझे लेट स्कूल पहुंचने की वजह से घर भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? कल से तुम वक्त रहते स्कूल चले जाना। पापा, मैं तो हमेशा टाइम पर ही घर से निकलता हूँ, पर स्कूल इतना दूर है कि पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने लगता है। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह ही घर से निकल गए थे, पर रास्ता इतना लंबा है कि यहाँ आते आते दोपहर हो गई। यही हाल आपके बच्चे का भी है। वो हर रोज मिड ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुंचता है। शुरू में तो मैंने माफ कर दिया, पर इसका अब हर जगह यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है मैडम? उसके स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते वक्त लग जाता है। वो सब मैं नहीं जानती, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर रास्ता लंबा है तो बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद दीजिए, पर कल से बच्चे को लेट स्कूल मत भेजिएगा। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी लेट आना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ मैडम, बड़े मुश्किल से तो मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर पाता हूँ। अब आप बताइए कि मैं उसके लिए साइकिल कहाँ से खरीद कर लाऊं? ये आप जानो कि साइकिल खरीद कर कहाँ से लाओगे, पर मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल के रूल्स तो नहीं बदल सकती ना। स्कूल की जो टाइमिंग रहेगी वो चेंज नहीं होगी। 2-5 मिनट आगे पीछे चलता है, पर 4 घंटे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं मोहन के लिए साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप इसको स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज। देखिए, मैं भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे ही हैं। जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा और किसी दूसरे रईस का बच्चा। ये स्कूल है, यहाँ पर सभी को रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है मैडम, अब मैं अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास अपनी एक खुद की साइकिल होगी। माखन प्रिंसिपल को नमस्ते कहकर स्कूल से निकल आता है। उसने मैडम से साइकिल खरीदने का प्रॉमिस तो कर दिया, मगर उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। मैं मैडम से साइकिल खरीदने का वादा तो कराया, पर मैं साइकिल लाऊंगा कहाँ से? कहीं मेरे मोहन को स्कूल से निकाल ना दे। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। अब दिन ब दिन मोहन और माखन के गरीबी के दिन बढ़ते जा रहे थे और माखन मोहन के लिए साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से माखन और मोहन दोनों ही बेहद परेशान थे। माखन अपने घर पर एक दीवार से सर टिकाए बैठा हुआ था, पर वो दीवार पीछे खिसकने लगती है। अरे ये दीवार पीछे क्यों खिसक रही है? लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे माखन को दीवार के पीछे रखा हुआ बड़ा सा लकड़ी का गोला दिखाई देता है। ये लकड़ी का गोला यहाँ कहाँ से आ गया? माखन उस लकड़ी के गोले को साफ करता है। वो चमकने लगता है। ये देखकर माखन खुश हो जाता है। लगता है ये कोई जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी जरूर मेरी मदद करेगी। मुझे इससे अपने मोहन के लिए साइकिल बनानी चाहिए। माखन उस जादुई लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। अरे वाह, इस जादुई लकड़ी पर तो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। जैसे ही माखन उस छोटी सी साइकिल को जमीन पर रखता है, वो छोटी सी साइकिल एक बड़ी सी साइकिल में तब्दील हो जाती है और वो साइकिल बहुत ही चमकने लगती है, जिसे देखकर मोहन बेहद खुश हो जाता है। वाह, ये तो बेहद ही प्यारी साइकिल बना दी पापा आपने तो। अब तो स्कूल जाने में देर नहीं होगी ना? नहीं पापा, अब से मैं हमेशा वक्त पर स्कूल जाया करूँगा। अब मोहन अपने पापा की बनाई हुई जादुई लकड़ी की साइकिल पर बैठकर
स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में मोहन को ज्यादा पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक बार ही पैडल मारता है और साइकिल बहुत दूर तक तेजी से भागने लगती है। अरे वाह मोहन, आज तो तुम टाइम से पहले ही स्कूल पहुंच गए। हाँ मिस, ये सब मेरे पापा की बनाई साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतनी जल्दी स्कूल पहुंचा दिया। वाओ, तुम्हारे पापा ने तो सचमुच बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पर आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मिस। अब मोहन हर दिन टाइम पर स्कूल जाता है। उसकी जादुई साइकिल उसको बहुत कम वक्त में ही स्कूल से घर भी पहुंचा देती है। मैंने अपने बेटे के लिए तो साइकिल बना दी, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्कूल जाने के लिए साइकिल है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे और ना ही कोई दूसरे साधन। माखन उस जादुई लकड़ी के गोले से और भी कई सारे साइकिल बनाता है, जो कि जादू से बड़ी साइकिल बन जाती है। अब माखन बाजार में बहुत ही कम कीमत पर गरीब बच्चों को वो सारी साइकिलें बेचा करता है। माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के तहत है। माधव के परिवार में उसकी बेगम और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ अब्बू, आप बेहद मायूस लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए मायूस होना। जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अब्बू, आप जंगल विभाग में नौकरी के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा। अब्बू, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हो, क्या पता उन्हें ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं आज ही जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की तलाश है, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हमें तो एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। माधव दरकत से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियाँ खराब है, इनका क्या करूँ? वैसे तो वे किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव अपने घर आ जाता है। आप आज बेहद खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बेहद खुशी की बात है। अब मैं एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसकी घर की हालत सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी हुई लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को वापस घर लौटते वक्त फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी दिन जब वो ऐसा करता था, तब एक लेडी ऑफिसर की नजर उस पर गिरती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब है, इसीलिए इन्हें ले जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव मायूस होकर अपने घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नज़र अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है।
क्यों ना इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं। माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों में से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके उन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। जनाब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर माधव की रिक्शा में बैठने से सवारियां मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में वक्त लगेगा? 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। अब्बू, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर अब्बू, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, मैं एग्जाम्स के टाइम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में दरखत के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की तकलीफ तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना होगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची हुई कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने अब्बू के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को अपने एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती है। जनाब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे में बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेंट करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगी है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। अब्बू, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर ली आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के आगे एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। अब्बू, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है, इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज भागेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर देता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ता है। आप बैठ जाइए। वो मोहतरमा माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो मोहतरमा माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और वक्त बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। पूरे इलाके में लकड़ी के फरारी रिक्शा के नाम से फेमस हो जाता है।